प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ श्री रंजय त्रिपाठी जी। रंजय सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। जी दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है उसके लिए सबसे सही आदमी हमें इस समय रंजय त्रिपाठी जी नजर आते हैं। कुछ जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने शायद कम ही देखा होगा रंजय जी को, लेकिन मैं बता दूं कि आप हमारे पुराने साथी हैं प्रारब्ध के, और आप एक टेक्निकल एंटरप्रेन्योर हैं। आप 25 साल से साइंटिफिक फील्ड में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इस तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आप अपनी सेवाएं और अपनी टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। पर साथ में घुमंतु बहुत बड़े हैं और कम्युनिस्टों पर बहुत पैनी निगाह रखते हैं। और दुनिया भी घूमी है आपने, बहुत ज्यादा घूमी है टेक्नोलॉजी के, और जहां आजकल युद्ध चल रहा है वहां इनका आना जाना बहुत हुआ करता था। तो यह देखना बड़ा आवश्यक है कि इस युद्ध के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। क्या टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो सब अपनी बात है, पर अभी हम बात करेंगे प्योर कि युद्ध के परिणाम क्या होंगे। और जरूरी नहीं है कि इस युद्ध का परिणाम उन देशों के साथ हो जो यह लड़ाई लड़ रहे हैं, पर जो देश उस ज्योग्राफी में फंसे हुए हैं उनके साथ क्या होगा, तो यह भी देखना आवश्यक है। रंजन जी ने बड़ी शानदार बात बताई कि ईरान, इजराइल और अमेरिका छोड़ के 2-4 देश हैं जो पक्का निपटने वाले हैं इस युद्ध के बाद। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा सुनना। आइए सुनते हैं रंजय सर, कौन कौन से देश हैं और क्यों आप उनके बारे में ऐसी भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं? जी देखिए, अभी एक तो अल्प युद्ध विराम की बात हुई है, बट मुझे पक्का पता है कि ये अल्प युद्ध विराम जो है ये अल्प ही है। और ये मुंह वाली लड़ाई तो भी चली नहीं है कि नहीं ये ट्वीट वो ट्वीट गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ऐसा है वैसा चल रहा है। और उधर से इजराइल के अटैक लेबनान पे बड़े तगड़े चालू ही है। तो इजराइल के अटैक लेबनान पे चालू है तो लेबनान से ही शुरू करते हैं। मैंने अपनी लिस्ट में 4 तो पक्के देश मान के चला हूं जी। उसमें से एक अगर आप कहें तो पहला देश मैं लेबनान बोलूंगा। लेबनान की आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे अगर, तो लेबनान का आप जो लोकेशन है वो लोकेशन आप अगर मैप में देखेंगे तो आप बहुत ज्यादा मतलब वेस्ट एशिया एकदम वो इजराइल से मिलते हुए उधर, मतलब ऑलमोस्ट वहां पे वेस्ट एशिया खत्म ही है। ठीक है। लेबनान पे किसी जमाने में पर्शियंस का बहुत ज्यादा रूल रहा है, मतलब इन्फ्लुएंस रहा है। कभी जमाने में ये ओटोमन एम्पायर का भी हिस्सा हुआ करता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ और जब ओटोमन एम्पायर समाप्त हुआ तो लेबनान जो है वो फ्रेंच इन्फ्लुएंस में आया, फ्रेंच रूल्ड था। और काफी हद तक जो है जब ये देश जब आजादी पाया फ्रांस से और जब आया तो एक बहुत ही लिबरल समाज हुआ करता था लेबनान का। क्रिश्चियन कंट्री थी, ओपन कंट्री, क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री थी। मोस्टली इसमें क्रिश्चियंस थे एंड शिया थे। ठीक है। और फिर उसके बाद में जो है अचानक से जो है बीच में कुछ हुआ और इसमें एक किताब नाजिल हो गई, मतलब किताब मानने वाले लोग बहुत सारे नाजिल हो गए वहां पे। और फिर उसके बाद 1970 वाले दशक में एक लेबनान में एक छोटी मोटी जो है गृह युद्ध टाइप का चालू हुआ, जो कि 90 के शुरुआती दशक में इतना बड़ा हुआ कि अचानक से जो है विद इन 70s में धीरे धीरे चालू हुआ और लास्ट का जो 10 साल रहा उसमें अचानक से ये पूरी की पूरी देश जो है वो एकदम से ही जो है इस्लामिक देश बन गया। अरे कहां से आए ये मुसलमान जितने थे वो कहां से आए थे, किन कारणों से आए थे? अचानक से इतने कैसे आ गए? नहीं, जो आप देखो तो क्योंकि ये ओटोमन एम्पायर का पार्ट था तो इसमें काफी समय तक लगभग 25 to 35% जनता यहाँ पे शिया मुसलमानों की थी। और जब देखिए क्या होता है कि परसेंटेज की बात होती है, जब एक खास लोगों की परसेंटेज जब बढ़ने लग जाती है तो फिर इस तरह के वहां पे दूसरे लोग उनसे बर्दाश्त नहीं होते और जब दूसरे लोग बर्दाश्त नहीं होते तो उनकी लड़ाई चालू होती है। तो यही एक शुरुआत हो, एक कोई फकीरी करके नेता था वो मारा गया और फिर इसके बाद धीरे धीरे करते हुए जो है, अगर आपको याद हो तो एक आपने भी देखी होगी, दुनिया ने भी देखी होगी, राज कपूर की एक फिल्म थी अराउंड द वर्ल्ड इन $8। उसमें राज कपूर बेरूट जाते हैं
लेबनान की जो राजधानी होती है, और बेरूट को जिस तरह से उस जमाने में, मेरे ख्याल से अराउंड द वर्ल्ड इन $8, शायद अर्ली 70s की मूवी रही होगी राज कपूर की, है ना। और उस समय पे जो बेरूट दिखाया गया था, जो लेबनान दिखाया था, राज कपूर ने जो वहां की भव्यता दिखाई थी, वहां पे लोगों को वॉक करते हुए दिखाया था, उसमें कोई बुर्खाधारी नहीं था, कोई दाढ़ी टोपी वाला नहीं था, कोई अचकन शेरवानी वाला नहीं था, कोई मतलब सब सूट बूट वाली और मॉडर्न ड्रेस में वुमन, ये आप वो थोड़ा याद करिए, उस टाइप में था। बेरूत तो तो सर पेरिस ऑफ ईस्ट कहा जाता था। यस एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए पेरिस ऑफ ईस्ट इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वो एक तरह से वो फ्रेंच, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में वो फ्रेंच इन्फ्लुएंस में रहा, अप टू 1948 तक उन्हीं के फ्रेंच रूल्ड ही रहा, और काफी हद तक वहां पे फ्रेंच कल्चर और फ्रेंच चीजें समाई थी। फिर उसके बाद जब यहाँ पे ये जो ग्रीड हुआ और यहाँ पे ये पूरा का पूरा इस्लामिक राज बना, तो आप कंपैरिजन देखो कि जिस वक्त में जब हम 70s की बात कर रहे हैं, उस समय में बेरूत में या लेबनान में, पूरे लेबनान में एक मॉडर्न सोसाइटी थी, एक हाईली रिच सोसाइटी थी, 24 आवर बिजली थे, उनके पावर प्लांट्स थे वहां पे, बहुत सारे डेवलप्ड, इट वाज लाइक ए डेवलप्ड कंट्री। और बेरूत मतलब एशिया का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटी था, दुबई उबई उसके आगे कुछ भी नहीं थे। आज की डेट में लेबनान की हालत यह है कि 4 घंटे से ज्यादा कहीं पे भी बिजली नहीं होती है। इवन हेलो, हाँ, जी बेरूट की भी जी बात करते हैं तो 4 घंटे का उनकी बिजली ऑन एवरेज पर डे का उनका बिजली है, लगभग अंधेरे में डूबा हुआ देश है। और जब 90s के बाद से ये पूरा का पूरा जो है लेबनान, बिकॉज ऑफ द शिया मेजोरिटी, ये पूरा का पूरा देश जो है वो ईरान के इन्फ्लुएंस में आया, और ईरान ने वहां पे खड़ा किए हिजबुल्लाह नाम का संगठन, जो कि एक, जिसको सब लोग जानते हैं। और इस हिजबुल्लाह का काम था कि ईरान के लिए प्रॉक्सी लड़ना। ईरान के लिए प्रॉक्सी लड़ना किससे? इजराइल से प्रॉक्सी लड़ना। और इजराइल से जब ना लड़ रहा हो तो फिर बाकी और सुन्नी देशों से लड़ना, मतलब इजराइल ईरान, ईरान के लिए। तो ईरान ने अपना एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी हिजबुल्लाह वहां पे खड़ा किया, और उस हिजबुल्लाह ने लेबनान की, हिजबुल्लाह ही वहां पे उनका पुलिस है, हिजबुल्लाह ही सेना है, हिजबुल्लाह ही प्रजा है, हिजबुल्लाह ही वहां का व्यापारी है, हिजबुल्लाह ही वहां का सब कुछ है। तो हिजबुल्लाह पूरा का वहां का पूरा तृणमूल कांग्रेस है। वहां का तृणमूल कांग्रेस है। तो वो पूरा का पूरा जो है वो उन्होंने कब्जा किया। आज लेबनान, जो कि किसी समय में बेरूट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटीज, एंड लेबनान वन ऑफ द जी मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन हुआ करते थे, वो आज इस कंडीशन पे है कि वहां पे खाने का प्रॉब्लम है लोगों को, बिजली पानी का प्रॉब्लम, पानी के जी इनफैक्ट जो पानी के जो सेलिनेशन के जो उनके जो प्लांट लगाए थे वो इसी इजराइल ने लगा दिए थे, जिसको हिजबुल्लाह मारना चाहता है। इजराइल नहीं लगा के दिए थे उनको किसी जमाने में। खैर, जी सो द थिंग इज कि मैं अब देखता हूं कि जब ये युद्ध जो है अपने समापन की ओर है, अभी तो जो एक अल्प विराम या छोटा मोटा चल रहा है, बट ये होगा नहीं, 15 से 17 तारीख के बाद में इसमें भीषण होना चालू है। और क्योंकि लेबनान बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड और हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा डिपेंडेंट, बहुत ज्यादा ये ईरान पे है, तो ईरान की जो स्थिति डाउन होगी, तो जो लेबनान का जो बचा खुचा जो थोड़ा बहुत है वो एक खत्म होगा। और लेबनान आने वाले टाइम में जब ये युद्ध, यू नेवर नो कि जुलाई एंड या अगस्त या सितंबर कब तक जाकर के इसका कुछ फाइनल रिजल्ट या समापन निकले, तब तक लेबनान इतना टूट चुका होगा, इतना खत्म हो चुका होगा, जिसको रियल बोला जाता है स्टोन एज में। और फिर यहां पे एक ऐसे इन्फ्लुएंस की सरकार बनेगी जो लेबनान ऐसा रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर में कुछ इन्फ्लुएंस 2-3 कंट्री का रहने का चांस है, और ये कंट्री लंबे समय तक फर्दर डिटोरिएट होता चला जाएगा, और लेबनान के तरफ से पूरे वर्ल्ड एक तरह से आंखें मूंद लेगा कि है एक, अब खत्म, इसको तो खत्म है। तो लेबनान का जो बहुत बुरा हाल जो है वो होने वाला है, वो ये मेरी जी एक नहीं, वो ऐसा तो हो विचार है और चुका मेरा है। सपना जैसे ही जैसे आपने बताया 60s में और 70s में जब एक इजराइल की वॉर हुई थी, 7 अरब वॉर, 7 कंट्रीज ने जब इजराइल पे हमला किया था, तो इजराइल ने मारना पीटना शुरू किया सबको, तो फिर सारे फिलिस्तीनी भगे लेबनान में आए। और फिर जब इस्लामिक
कैप्चर हो गया लेबनान का और एक तरफ से ईरान का इस्लामिक कैप्चर हो गया, तो ईरान ने लेबनान को फिर उम्मा का चूरन चटाया और फिर उसको बर्बाद, खुद तो बर्बाद हुआ, सब उधर उसको भी बर्बादी की तरफ लेकर गया। जबकि आप ही बताते थे कि 70 के दशक से तक तो ईरान भी बहुत शानदार देश था और ये सऊदी अरब, ओमान, ये सब कहीं ठहरते भी नहीं थे, कुछ नहीं थे उसके सामने। बहुत प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, जो भी आप कह सकते हैं। दूसरा कौन सा है सर, बताया जाए जरा। लेबनान तो गयो, लेबनान हाँ तो मतलब इस्लाम ने ही दोनों का बंटाधार किया है, मोर और लेस ये कहा जा सकता है जी। अगला जो जो कंट्री है वो है यमन। यमन भी जो है ये, हाँ, यमन के भी जो हुती आतंकवादी हैं, जो हुती हैं, वो भी ईरान के ही पाले पोसे हुए हैं। उन्होंने जो है, आप देखोगे कि जो भी जो सुएज कनाल से होते हुए रास्ता जो बंद है, इसमें मोस्टली बहुत बड़ा हाथ जो है वो इन हुतियों का रहा है। ये जो है, आप देखोगे तो ये यमन से ही संचालित होते हैं और ईरान के कंट्रोल में है ये पूरे। इनको इनसे काफी लंबी लड़ाई, आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने भी लड़ी थी और लगभग 4 से 4 लाख, बताया जाता है कि 4 लाख से ऊपर यमनीज को जो है सऊदी अरब ने मारा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सऊदी अरब का जो भी अटैक रहा हो, जो भी लड़ाई रहा हो, उसमें जो हुतियों के जो टॉप लीडरशिप या हुतियों को जो संचालित करते हैं, जो यमन में बैठ करके, उनमें से शायद ही किसी का कुछ हुआ और अभी भी वो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो ईरान उनको पालता पोसता है और ईरान ने उसको खाद पानी से लेकर के उनको सारी सिंचाई की हुई है। तो ईरान का जो रिजल्ट होगा उस पे इजिप्ट का रिजल्ट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। वैसे भी वो कंट्री भी एक बर्बाद देश ही है, ना तो वहां पे किसी तरह की इंडस्ट्री है, ना नेचुरल रिसोर्स है, ना कोई कुछ है, बस वहां पे एक उम्मा का एक चूरन है जो भी खत्म हो चुका है। क्योंकि आप देखोगे तो सऊदी अरब के लिए बहुत बड़े लोग सिरदर्द थे। सऊदी अरब ने लोगों को बहुत इन पे अटैक किया था और इनको मारा था। और आने वाले समय में हो सकता है कि जैसे फड़फड़ाने से पहले, दिया बुतने से पहले एक बार फड़फड़ाता है, और जो पाखी होते हैं, आप लोग जो क्या बोलते हैं, पाखी बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में, उत्तर प्रदेश में। इसमें पाखी जो है ना, जब मृत्यु होती है तो लाइट के बहुत करीब आती है, बिल्कुल उसी जलते उसके ऊपर में जाके बैठता है। तो इस वक्त में इजिप्ट उसी पोजीशन में बैठा हुआ है और वो वहीं यमन या इजिप्ट, सॉरी यमन। हाँ, तो यमन जो है ना, वो एक आखिरी फड़फड़ाती लव है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंट्री समाप्त हो जाएगी, कंट्री वहीं पे रहेगा, बट इनका फ्यूचर ऐसा हो जाएगा कि कोई इस पे ध्यान देने लायक नहीं है, न ये किसी के ध्यान आकर्षित करने के लग जाएंगे, न ये किसी से लड़ने लायक रह जाएंगे। बस ये उनका वही रहेगा, किसी तरह का कोई सर्वाइवल मोड, एक तरह से, मतलब मंदिर के सामने या मस्जिद के सामने एक भिखारी पड़ा रहता है ना, मिल गया तो खा लिया, नहीं तो भी पड़ा रहा, इस टाइप की स्थिति में ये कंट्रीज। जबकि रंजय भाई, इसी के बगल में ओमान है, ओमान बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेट है, इसी के बगल में ऐसी ही ज्योग्राफी है, ऐसा ही सब कुछ है और बड़ी सीधी रेखा ही बस खींची गई है दोनों में। ये किसी डेजर्ट में एक सीधी रेखा है, वही रेखा अपने आप में इनका वो सीमा है, जैसा आप देखेंगे कोई बहुत फर्क नहीं है। लेकिन ओमान प्रोग्रेसिव है और उसने अपने यहाँ ईरान को नहीं घुसने दिया, और यमन ने अपने यहाँ हाउथीज को और जो पायरेट्स ही कह लीजिए उनको घुसने दिया और उनको ईरान से फंड होने दिया, और ये पूरे सी रूट पर जो लूट मार का कार्यक्रम है वो चलाने दिया। तो ठीक है, ओके, फिर यही सही। दूसरा जेद्दा सऊदी अरब का बड़ा, मतलब सोचिए सऊदी अरब के जितने ये सब ये रेड सी से सामान जाता होगा उस पर ये हौथी हमला करते होंगे, तो यमन सपोर्टेड, जैसे पाकिस्तान सपोर्टेड एलिट टेररिस्ट ग्रुप, वैसे यमन सपोर्टेड ये हौथीज। तो ठीक है, मारे तो जाओगे, पीटे तो क्या होता है, आप अगर दुनिया को आप मैप दिखा रहे हैं, तो जो आप ये जो एक रेखा सी जा रही है और ये ऊपर जाती है, वहां पे आप जाके ये मिल जाता है मेडिटेरेनियन सी में। वहां पे कोई नेचुरल बीच में ना है, वहां पे जमीन है। वहां पे एक रास्ता बनाया गया है जो कि फ्रेंच लोगों ने बनाया था, सुएज कैनाल, इसको सुएज कैनाल बोला, जिससे कि जो भी शिप्स हो व्यापार के लिए वो सीधे इधर से होकर के और सीधे ईस्ट, ये एशिया की तरफ और ईस्ट अफ्रीका की तरफ सीधे कनेक्टिविटी हो जाती है। नहीं तो क्या होता है, अब आप देखो कि अगर आप मान लीजिए ग्रीस का कोई पोर्ट है, ग्रीस को छोड़िए, चलिए आप दूर चले जाते हैं, फ्रांस का ली हुबरे सी पोर्ट ले लीजिए,
या आप कोई और ईस्ट यूरोप चले और वेस्ट यूरोप चले जाइए, आप बेल्जियम का या स्पेन। नीदरलैंड्स का कोई ले लीजिए। तो वहां से अगर आप सामान, मान लीजिए हमें मुंबई ले आना है, तो एक रूट है कि आप पूरा अफ्रीका घूमते हुए और नीचे साउथ अफ्रीका से होते हुए और मेडागास्कर से होते हुए करके मुंबई आए। इसका जो जो ट्रेवल टाइम है दैट इज ऑलमोस्ट 45 डेज। फ्रांस तो हम स्टैंडर्ड माने फ्रांस के लिए हो रहे, या मार्सेल सीपोर्ट, वहां से मुंबई का 45 डेज का एक टाइम है। अब 45 डेज का टाइम में आप सोचो, तेल ज्यादा लगेगा, आपका किराया ज्यादा बढ़ेगा, समय ज्यादा लगेगा, समय और टाइम दोनों लगता है। इसलिए वो रंजन बनाया भाई, गया कि आप वहां से लीजिए, जब आप वहां से आएंगे तो इट टेक्स जस्ट 15 to 20 डेज, सीधा आ जाते हैं। तो इस पूरे कैनाल पे जो आप देखोगे, तो ये जो यमन के जो हूतीज हैं, इन्होंने अटैक करके इस पूरे रास्ते को पहले बहुत डिस्टर्ब किया। अभी तो खैर 2 साल से पूरा ये रास्ता बंद ही, एकदम डिस्टर्ब ही है। इंडियन नेवी भी गई थी। एक बात बताइए, बड़ा लॉजिकल है, मैप देख के समझ में आ रहा था। अभी 2-3 देश के नाम भी जरा हमें बताइएगा कि किस क्या हाल है। बट भारत से अगर अफगानिस्तान होते हुए, ईरान होते हुए, हम ये इराक, सीरिया, तुर्की होते हुए भी तो लैंड रूट से भी यूरोप जा सकते हैं। पर ये बीच में ऐसा क्या हो रखा है कि लैंड रूट का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है? भाई 4-5 देश हैं, आप अपने यहाँ लैंड रूट पे ट्रेन से, और जबकि मेरे ख्याल से ज्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे भाई। जमीन जमीन से, ट्रेन वगैरह से, आपका शिप से तो ज्यादा तेजी से पहुंच सकते हैं। तो क्या बीच में इस्लाम ने सब बर्बाद कर रखा है, इसीलिए सुएज कैनाल जैसा बनाना पड़ता है, या इनको बाईपास करना पड़ता है? ये बीच के जितने भी हैं ये सब देखिए लुटेरे। देखिए देखिए सी जो रूट होता है, समुद्री रूट, हम्म। ये कंपेयर टू रोड रूट कम पैसे पर सस्ता पड़ता है। ठीक है, कॉस्टिंग उसकी कम है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि आप एक बड़े से शिप में ज्यादा सामान लेके जा सकते हैं कंपेयर टू रोड ट्रिप, रोड। ठीक है ना? तो एक बड़ा शिप आप सोचिए कि अगर हम एक स्टैंडर्ड लें, तो आप इफ यू टेक, एक कोयला अगर मान लीजिए आना है, तो एक शिप में आप लगभग 35 to 38,000 टन कोयला आप नाप डाल सकेंगे। नहीं अब ठीक है, उसको अगर आप इकोनॉमिक्स अलग है, रोड मैं से ले कह रहा जाना, हूँ ये भी एक ऑप्शन हो सकता था देखिए लोगों ये को ही ले ऑप्शन, जाने में। हाँ। सर ये ऑप्शन वर्ल्ड ने और इंडिया ने तलाशा। आपको याद हो तो चाबहार पोर्ट जो है, सी हम्म। पोर्ट, वो बनाया गया ईरान में, अटल जी के सरकार ने बनाना चालू किया, और अभी जाकर के 5 साल या 7 साल पहले पूरी तरीके से वो ओपन हुआ। तो यही वहां उसका ये था कि आप कांडला से या नावा शेवा से या मुंद्रा से आप सामान ला दिए, और लाद करके सीधे आप पहुंचाइए चाबहार, चाबहार बे। और देन चाबहार, और चाबहार से आप अफगानिस्तान जाएं, तुर्कमेनिस्तान जाएं, उज्बेकिस्तान जाएं, इराक जाएं, अजरबैजान जाएं, जॉर्जिया जाएं, फिर उसके बाद में आपको पूरा वेस्ट एशिया से लेकर के और पूरे यूरोप तक सारा ओपन क्लोज लैंड है। अब आप अगर इसी तरह से आप मान लीजिए, अगर आपने चाबहार से एक रेलवे लाइन तुर्कमेनिस्तान या उज्बेकिस्तान तक बिछा दिया, तो आप कवर कर लिया आपने इधर। उधर से चाबहार से अगर एक रेलवे लाइन अगर आपने इराक होते हुए तुर्की बिछा दिया, तो अब आपने पूरा यूरोप कवर कर लिया। उधर तुर्की से आपको यूरोपियन कनेक्टिंग ट्रेन मिली जाती है। तो ये तो विचार था ही, ये विचार तो चल ही रहा है, और इस विचार को लेकर के चाबहार बनाया गया था। लेकिन उसके बाद आगे चीजें डेवलप ठीक से जी। हो नहीं पा जी। रही, क्योंकि जी। जो इनके इंटरेस्ट हैं वो कुछ और हैं, और एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव वो जो कुछ और इस्लाम है है। सर वहां पर। उसने सारा ट्रेड रूट, लैंड का सारा ट्रेड रूट बर्बाद ही तो इस्लाम के आने के बाद हुआ है। वरना इससे पहले तो इसी लैंड से ही भारत से पूरा ग्रीस तक व्यापार होता था, इसी लैंड रूट से होता था, इसी इलाके से होता था। ये लेबनान में क्रिश्चियन और ये सब जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा क्रिश्चियनिटी बहुत बढ़िया है, पर एक समय में पूरा व्यापार, अरब बहुत बड़े व्यापारी थे, इसी रूट से करते थे। और जब से फिर इनका एक सर पे चढ़ गया, तो लूटमार जो है सैंक्शन हो गया, माले गनीमत उठाना। तो यूरोपियंस ने भी जो इस लैंड रूट से आना छोड़ दिया, बोले बहुत कठिन है, यहाँ तो कुछ और ही लोग रहते हैं। भाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये सब उम्मा वाले हैं, आपस में ही लैंड रूट में कुछ बना लेते, नहीं बना सकते, लड़ना भिड़ना। और चाइना ने बड़ी कोशिश की पाकिस्तान में कुछ लैंड रूट से बना दे, सी पैक बना दे, कहाँ हुआ, कुछ नहीं।
तो खैर ये सब तो इन लोग की बात है। तो सर जरा संक्षेप में एक दो, मेरे ख्याल से समय भी हो गया है, तो एक दो कंट्रीज की और बात बताएं तो, या फिर हम लोग अगले चर्चा में भी इसकी बात कर सकते हैं जी। अगला कंट्री है हमारे देश, हमारे कंट्री, हमारा जो देश है, हमारे देश की लिबरल्स की जान, सेकुलर की शान, हमारे देश के बॉलीवुड लियारी का माई बाप, पाकिस्तान। पाकिस्तान को लेकर के मैं तो बड़ी हंस रहा हूं। मैं अभी एक न्यूज चैनल देख रहा था, उसमें एक चौधरी करके है, कोई एक एंकर है ना, वो इतना इतना उसको इतना वो मतलब सदमे में था, इतना डिप्रेस था वो आदमी, कि पाकिस्तान जो है वो कैसे ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच में शांति करवा दे रहा है और हम क्या कर रहे हैं। संदीप चौधरी होगा, News 24 वाला। हाँ वही है एक, मतलब वो मतलब अजीब ही टाइप का, वो मतलब अजीब ही टाइप का व्यक्ति है, मतलब गजब व्यक्ति है वो ना। तो वो इतना डिप्रेस था वो इस चीज को लेकर के, कि मेरा मन किया कि इसको समझा तो भाई वो कुछ नहीं है। हालांकि वो ये भी वो इतना डिप्रेस है, पूरा वर्ल्ड मान गया है कि वो जो शरीफ है इनका, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, उसने कॉपी पेस्ट कर दिया डायरेक्शन जो यूएस से आया। वो बंदा ये भी मानने को तैयार नहीं, वो ये कह रहा है कि ये मैसेज हमारे पास क्यों नहीं आया। गजब बेवकूफ आदमी है। तो छोड़ दीजिए इन वो लोगों, पत्रकारों, दिल्ली बेस्ड पत्रकार, लेकिन पाकिस्तान इन क्यों लोगों की टूटेगा जान सर? है, इन लोगों की जान है पाकिस्तान। तो हाँ, तो वो जान निकालनी है हमें, अब तो आप पाकिस्तान क्यों देखिए, टूटेगा सर? आप पाकिस्तान का हालत और खराब इसलिए होना है कि पाकिस्तान के पास तो रिफाइनरी नहीं है चलने वाली। तो पाकिस्तान जो है, आधा पाकिस्तान ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे स्मगल्ड तेल से वो तेल पाता है। रिफाइंड पेट्रोल, मतलब पेट्रोलियम से रिफाइन किया हुआ पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये वो लोग स्मगल करते हैं। पाकिस्तान का जो जितना ऑयल कंज्यूम, उसमें से लगभग जो आपका जितना वेस्ट पाकिस्तान है वो स्मगल्ड तेल से होता है। अब वो भी नहीं है इनके पास। प्लस अगर इनको आप कच्चा क्रूड ले भी लें, तो क्रूड लेके करेंगे क्या? ये क्रूड लेके क्या करोगे? रशिया का क्रूड लेके क्या? कुछ रिफाइनिंग के पास होगी, बट क्रूड के लिए ऐसा नहीं है कि आपने एक रिफाइनरी बनाई तो उसी रिफाइनरी में आपका रशिया का क्रूड, वेनेजुएला का क्रूड, सऊदीया का क्रूड, अमेरिका का क्रूड सब। अरे रंजय भाई, इट इज नॉट ऐसा है। पाकिस्तान में बहुत साल से तेल भी निकल रहा, आज तक निकल नहीं पाया। पाकिस्तान का तेल निकल गया और पाकिस्तान के अंदर तेल नहीं निकला। तो तेल इसलिए निकलने की इच्छा थी उन लोग की, क्योंकि जब अरबों के पास तेल है तो हमारे पास क्यों नहीं? हम भी मुसलमान, वो भी मुसलमान। ऐसी बुद्धि वालों को आप क्या ही कहेंगे? तो इनके लिए साइंस वाइंस मत बताइए। मतलब मुझे भी दर्द हो रहा है कि क्या पाकिस्तान और रिफाइनरी और एक सगा और सियासत एक ही जुमले में नहीं कहे जाते मियाँ। तो पाकिस्तान और साइंस एक ही जुमले में नहीं कहे जाते सर, छोड़ दीजिए। इस समय इनके पास ना गैस है, ना इनके पास पेट्रोल डीजल है, और जहां भी पेट्रोल डीजल है आप देखो वहां पे राशनिंग है, किसी को एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा नहीं मिलेगा। और डीजल 600 रुपए के आसपास मिल रहा है, पाकिस्तान रुपया। हमारे इंडिया का मतलब लगभग 180-190 रुपए के आसपास। पेट्रोल भी 500 रुपया पार कर चुका है, ठीक है, और वो भी मिल नहीं रहा है लोगों को। गैस की कोई सर मिल भी जाएगा तो कहाँ जाएंगे? कौन सा स्कूल कॉलेज जाना है डेली पढ़ने लिखने? ये कंटिन्यू रहा तो आने वाले 1 या 1.5-2 महीने के बाद में पाकिस्तान बिना किसी बम के स्टोन एज में चला जाएगा, अंधेरे में। दे डोंट हैव इनफ एनर्जी, इनफ फ्यूल टू रन। जो भी उनके पास कुछ पावर प्लांट है वो नहीं है। प्लस जो अभी सिंधु वाटर समझौता जो इन एम्बियंस है, उससे या तो उनको पानी मिल रहा है या पानी नहीं मिल रहा है। अभी तो पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और हो सकता है जुलाई में इनको इतना पानी मिल जाए कि फिर उसके बाद में इनको, तो एक तो ये, दूसरा दे डोंट हैव इनफ रिजर्व्स, कि इनके पास इतने रिजर्व नहीं है, फॉरेन रिजर्व, ये इंपोर्ट्स या ये एलसीज मटेरियलाइज कर पाए। सऊदी अरेबिया ने इनसे अपने जो $3 अरब वापिस मांग लिए हैं। जो ये चल रहा है इसमें आप देखोगे तो इस युद्ध में जीसीसी कंट्रीज का जो बुरा हाल होने वाला है,
जो ईरान के मिसाइल और जाकर के इनके रिफाइनरीज पे, इनके गैस पे गिर रहे हैं, जब इनकी इकोनॉमी खराब होगी तो हाउ लॉन्ग दे विल आस्क दियर मनी, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो भी 8-9 बिलियन जो डॉलर का रिजर्व है, उसमें से 5 या 6 तो वो सऊदी अरेबिया ने दे रखा है कि ये रखो, जस्ट टू शो कि हमारे पास 8 बिलियन निकालना मत, एक निकालना। पैसा निकाल ले तो और वो यूएई सऊदी के अरब साथ, कभी, यूएई ने भी $2 बिलियन मांगे हाँ, वापस। तो सऊदी भी कभी भी अपना ले सकता है और ये भी अपनी कभी भी ले सकते हैं। सो दे डोंट हैव फॉरेन रिजर्व, दे डोंट हैव डॉलर्स टू ओपन एलसीज, टू ऑनर एलसीज, तो उनका वो समाप्त है। इनकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कुछ नहीं है, तो इकोनॉमिकली ये युद्ध पाकिस्तान के लिए एक तरह से ये सुसाइड है। ये मतलब सुसाइड क्या है? सुसाइड क्या कर रहा है मतलब आटे के बीच में पिस करके, इसीलिए पाकिस्तान का जो वो हड़बड़ाहट है कि किसी से मीडिएटर बन जाए, ये कर दे वो कर दे, मीडिएटर बन के कुछ मिल भी जाएगा, होता है ना कि मतलब चलो नहीं कुछ किया तो चलो अमेरिका बहादुर हमको थोड़ा सा दे देगा, कुछ दिन खा जी लेंगे, थोड़ा सा इधर से मिल जाएगा जी खा लेंगे, वो एक है। तो इनका कंडीशन जो है वो हालत बहुत, और इसकी वजह से इनके अंदर में जो सिविल वॉर चालू होगी, यू वेट फॉर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, जो शुरू होगी वो इनको सर्वाइवल मोड पे नहीं रख पाएगा, एंड दे विल बी डिसइंटीग्रेटिंग इनटू 2 पार्ट्स टू बिगिन विद। चल, बहुत शानदार। और इसी खुशखबरी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। दर्शकों, पाकिस्तान दुखी हो, फट पड़े, उसके चाहने वाले भारत में फट पड़े, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। क्या है कि बेसिक फैक्ट्स है, पाकिस्तान का आधार सदैव, जैसा रंजय भाई ने बताया, प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं, तो सदैव एक तो उनका सबसे बड़ा जो सहारा था इकोनॉमी का, भारतीय नकली नोट छाप लेना। वो भी, अभी एक ग्राफ आया, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। आप अगर पाकिस्तान और भारत की इकोनॉमी की ट्रेजेक्टरी को देखेंगे तो नवंबर 2016 के बाद आप पाकिस्तान की इकोनॉमी की ट्रेजेक्टरी देखिए 10 साल की, और भारत की ट्रेजेक्टरी देखिए, तो बहुत क्लियर कट डिफरेंस आता है। तो इट मीन्स कि व्हाट हैपेंड, कहाँ से उनका आ रहा था, तो वो एक सोर्स कटा। दूसरा, ईरान हो, सऊदी हो, यूएई हो, खुद ही परेशान है, तो तुमको क्या मदद करेंगे? तुम क्या ही दे रहे हो, ना काम आ पा रहे हो, ना सेना भेज पा रहे हो, कुछ तो देने, मतलब गिव एंड टेक में तो कुछ टेक, क्या बोलते हैं, गिव भी होना चाहिए ना। तीसरा, तुम अमेरिका को और चाइना को भारत की शांति बेचते थे कि तुम भारत को डिस्टर्ब कर सकते हो, इसलिए ये दोनों तुमको जो है जिंदा रखें, कुछ पैसा देते रहे, वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारा यूज क्या है? तुमने बहुत कोशिश की आईएसआई के माध्यम से बांग्लादेश से भारत को प्रेशर करो, तो यहाँ तो पश्चिम बंगाल ही सील होने जा रहा है। तो तुम्हारी यूटिलिटी जब कुछ है ही नहीं, तो फिर तुम्हारा ध्वस्त होना था। बाकी अफगानिस्तान वाले सर पे चढ़े ही हैं इनके तालिबानी भाई लोग, वो इनको इस्लाम सिखाएंगे कि तुम लोग बहुत दिन इस्लाम के नाम पे दुनिया को बेवकूफ बनाओ, आओ इस्लाम के चक्कर में आओ, अब शरिया लागू होगा, जियो, देखते हैं। बाकी रही सही कसर। पाकिस्तान को लेकर के कुछ लोग खुश हैं, वो हर समय आप खुश रहेंगे। एक तो जो बॉलीवुड का लियारी गैंग है, और दूसरा जो क्लिफ्टन के चेले हैं, बड़े साहब दाऊद के। पाकिस्तान में जो क्लिफ्टन है उस इलाके से जो इन्फ्लुएंस, मैं ये नहीं कह रहा, उनसे इन्फ्लुएंस लखनऊ में भी है, दिल्ली में भी है, और क्योंकि वो बड़े साहब को अपना फेस मानते हैं ना, बाप मानते हैं। हाँ, तो वो भी जो अभी जो एक तरह का जो अभी जो दलाली किया पाकिस्तान ने, कोशिश किया, उसके लिए बड़े खुश हैं। बट आने वाले समय में अब देखिएगा कि हम लोगों ने 9 अप्रैल 2026 में कुछ एक चीजें डिस्कशन की थी 3-4 कंट्रीज के बारे में, उसमें से क्या चीजें आगे सही होने जा रही हैं। चलिए, दुनिया से इस्लाम धीरे धीरे कम हो, और किसी भी कारण से कम हो। लोगों आजकल एकदम चल रहा है कि ईरान जीतने वाला है। भाई साहब, अभी देखिए क्या क्या होता है। हर देश के अपने कुछ पैरामीटर्स हैं, भाई हर देश के अपने। मैं जब जी मेरी एक जी। बात, जब भी कोई बोलता है ईरान जीत रहा है इस युद्ध में, मैं कहता हूं यस वेरी गुड, ईरान जीत रहा है इस युद्ध में, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको अभी भी, आज भी, मतलब आज के दिन में भी उनको ये यकीन है कि भारत के 6 राफाल गिराए थे उन्होंने। जिसका एक मलबे का मन नहीं मिला, भाई ना हाँ, पाकिस्तान में मतलब मिला, ना भारत के अंदर मिला, ना पंजाब में मिला। जी, आज तक नूर खान, रहीम यार खान, शहरयार खान और एक और इनका सरगोदा, आज तक एयरपोर्ट चालू नहीं है।
आज तक ये चलने की स्थिति में नहीं है। यहां से कोई एयरफोर्स की शॉर्टेज नहीं हो सकती इनकी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमने 6 रफाल गिराए थे। खुश रहो, बी सर हैप्पी। दिल के खुश अब आप सोचो कि रखने को अब आप गालिब ये सोचो कि ख्याल अच्छा इतना है। हैप्पीनेस इंडेक्स उस देश का कितना अच्छा है। हैप्पीनेस सर इंडेक्स तो आप देखोगे तो ईरानियों का भी अच्छा निकल के आएगा, हम लोगों से ज्यादा। हैप्पीनेस इंडेक्स रंजय भाई, भाई। हाँ, जिसको इस जीवन में रहना ही नहीं है, जो जन्नत और दोजख के चक्कर में यहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर रहा है, तो उसका हैप्पीनेस क्या, उसका दुखीपना, उसको तो जाना है वहां ना। खैर उनको छोड़ते हैं इनकी मानसिकता को। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, आस्क पाकिस्तान। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। मुझे लगता है काफी डिटेल में बताया गया है कि लड़ रहे हैं अमेरिका, इजराइल, ईरान, जाएंगे गर्त में जाएंगे जाएंगे ये लोग, लेबनान, यमन और पाकिस्तान। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आगे भी आपसे हम बहुत डिटेल में बात करते रहेंगे। अब वो बातें हैं जो आमतौर पर और लोग नहीं कर रहे हैं, पर प्रयास हमारा रहेगा कि हम एक ही जो भी घटनाएं हो रही है उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स पर आपसे बात करते हैं। मुझे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो दर्शकों कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, प्रारंभ कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।